नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जबान। अरे बेटा, इसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब इसकी सास नर से नहीं पट रही है तो बाहर वालों से क्या पटेगी। इतना करने के बाद भी यह मुझे फूटी आंख देखना नहीं चाहती और ना ही बेटी को। और इसकी बातें तो तुम्हारे सामने ही है ना, कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। कितना तीखा बोलती है, कितना जहर बोलती है। अब तुम ही बताओ कितना मैं बर्दाश्त करूं। मैं तो फिर भी 1 मिनट के लिए इज्जत की खातिर चुप ही हो जाऊं, लेकिन बेटी, वह बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी इसे। कभी कभी तो ससुराल से आती है मायके, 10 दिन मायके रहने के लिए आती है, उसमें भी तेरी पत्नी का यह हाल है। फोन पे लगातार सुशीला जी अपने बेटे राघव से अपनी बहू नीलम की शिकायतें किए जा रही थी। माँ की बातें सुन सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। जब माँ बोल रही थी, वह बोला, माँ एक काम करो, तुम फोन रखो, मैं अभी नीलम को समझाता हूँ। अगर ऐसे ही रहना है तो वह अपने मायके चली जाए और मुझे अपना परिवार बर्बाद नहीं करना। उसके पीछे कहते हुए राघव ने फोन काट दिया और तुरंत ही नीलम को फोन पे फोन लगाता है। जैसे ही नीलम फोन उठाती है, लगभग नीलम के पति गुस्से में चीखते हुए कहता है, नीलम, तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया है। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तुम्हारे अंदर औरतें वाले कोई गुण आएंगे कि नहीं? कुछ ज्यादा ही तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सर पे नहीं चढ़ा रखा है। इतना भी तमीज नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं। राघव गुस्से में बोले जा रहा था, ससुराल वालों से बात कैसे करते हैं। घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, ज्यादा उड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पति के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुन नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए पूछी, आखिर मैंने किया क्या है, यह तो बताओ। बस लगातार आप चिल्लाए जा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे अंदर औरतों वाले गुण नहीं है? यह तो तुम ही को अच्छे से पता होगा। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अभी तो अब्बा का फोन आया था, दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आई है और तुम उसके साथ 10 दिन आराम से नहीं रह सकती। अगर उसके मुंह से कुछ निकल भी जा रहा है तो तुम्हारे लिए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। जरूरी है हर बार पलट कर जवाब देना। अब जाकर नीलम को सारी बातें समझ में आई कि आखिर राघव इतना गुस्से में क्यों है। वह समझ गई कि सुशीला जी यानी कि उसकी सास फोन करके उसके पति राघव को अच्छे से मेरे खिलाफ भड़का चुकी है। नीलम ने कहा, राघव, कम से कम मुझसे भी तो पूछ लेते, आखिर बात क्या है। अगर कोई बहुत बड़ी बात रहती तो हमेशा दोनों से पूछने के बाद ही फैसला करते हैं। आपने तो एक ही पक्ष के सुना है, मुझसे तो आपने कुछ पूछा भी नहीं है और मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हो? देखो नीलम, यह इमोशनल बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कलेश नहीं करना चाहता। तुम थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तुमसे बड़ा अगर कोई कुछ कह भी देता है तो तुम्हें पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने ही है। नीलम भला इसके आगे क्या बोल सकती थी? वो कुछ भी नहीं बोल पाई। सुनती रही पति की बातें, आंसू निकालते रहे आंखों से। कैसे कह राघव से उसकी कोई भी गलती नहीं है। माँ जी ने उनसे झूठ झूठ कहा है। कितनी छोटी सी बात थी, मामूली सी की इतनी ठंडे बड़ी मुश्किल से तो आज 15 दिन के बाद धूप निकली थी। नीलम ने बस अपनी सास मालती जी से इतना ही कहा था कि माँ जी, मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप बच्चों को नहला दीजिए। 1 साल का बच्चा था। धूप बाहर होते हुए आई थी, जहाँ पे नीलम नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ से बाहर बैठे चाचा ताऊ और लोग भी दिखाई देते थे। नीलम के यहाँ इतना पर्दा था कि जिसके चलते वो बाहर नहीं निकलती थी। तो सीधी सी बात थी, नीलम घर में ही किसी से बोलेगी बच्चे को नहलाने के लिए, और इसीलिए वो सास से बोली। और न तो 4 दिन के लिए आई थी तो उनसे काम के लिए वो कह नहीं सकती थी, लेकिन सास तो थी ना,
वह तो नहला ही सकती थी बच्चों को धूप में, नहलाती भी थी। ऐसा नहीं है कि वह नहलाती नहीं थी, लेकिन जब से बेटी आई है तब से सुशीला जी ने बच्चों पे ध्यान देना कम कर दिया था। और ऐसा कहे कि न वाकई में बहुत ही तेज थी। वह बार बार अपनी माँ को कहती कि भाभी के आने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है और मेरी सास काम नहीं करती, इसलिए तुम भी मत करो। और सुशीला जी बेटी की बात मानकर बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चों को भी अब नहीं संभालती थी। यही आज हुआ। धूप निकलती जा रही थी, पानी भी ठंडा होता जा रहा था, लेकिन नजरानी के चलते सुशीला जी उठ नहीं पा रही थी और बच्चे को नहलाने में लेट हो रहा था। तो उसने एक बार फिर से अपनी सास सुशीला जी को आवाज दी, माँ जी, धूप निकल रही है, पानी भी ठंडा हो रहा है, आप जल्दी से बच्चों को नहला दीजिए। जैसे सुशीला जी उठने की हुई, कविता ने उनका हाथ पकड़ के इशारों में ही बैठे रहने को कहा। यह सब कुछ खिड़की के पीछे से नीलम ने देख लिया। कविता की हरकतें देख नीलम की आंखों में आंसू आ गया। नीलम एक आदत थी, छोटी छोटी बातें भी उसके दिल पे लग जाया करती थी। बहुत जल्दी ही वह रो देती थी। वह समझ गई कि उसकी ननद कविता जानबूझकर माँ जी को जाने नहीं दे रही है, लेकिन आज बच्चों को नहलाना भी थी जरूरी था। इसलिए उसने एक लंबा सा घूंघट लिया और खुद ही बहाते हुए चली गई बच्चों को नहलाने। जैसे वो बेटे को नहलाने के घर आई, सुशीला गुस्से में सुशीला जी ने पूछा, बहू तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की, बताओ, बाहर सब बड़े बैठे हैं और तुम चली गई, थोड़ी भी इज्जत का लिहाज नहीं है तुम्हें। कैसी इज्जत माँ जी, पिछले 1 घंटा से मैं आपको बच्चों को नहलाने के लिए कह रही थी, जितनी बार भी आपको बोल रही आप उतनी ही बार उठ रही और उतनी ही बार दीदी हाथ पकड़ के बैठा दे रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है, तो क्या करती, कब तक बैठी रहती। वो बोली अपनी सास से। धूप निकल रही थी, धूप चली जाती तो आज बच्चा भी नहा नहीं पाता। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने। बस इसी बात को लेकर माँ बेटी दोनों ने इतनी बड़ी बात बना दी कि ना जाने क्या क्या राघव को चढ़ा दिया और राघव भी बिना बात को जाने उसे इतना कुछ सुना दिया। इतना कुछ होने के बाद नीलम बस लगातार दिन गिन रही थी। वह चाहती थी कि कितनी जल्दी ठंडी चली जाए ताकि वह गर्मी में वापस अपने पति राघव के पास चली जाए। ठंडी के चक्कर में ही राघव ने उसे गांव लिया था। जब से वह गांव आई थी, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर उसके ऊपर बातें बनती ही रहती थी। सुशीला जी की बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे नीलम समाज में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे ना किसी से बातें करने की तमीज है और ना ही बोलने का ढंग है, न ही किसी से व्यवहार बनाकर रख सकती है। उसकी छवि भी लगभग घमंडी वाली बन गई थी, जिसके चलते आए दिन राघव से भी उसकी लड़ाई हो जाती थी और उसकी वजह थी उसकी सास। इंसान अगर चारों ओर से एक ही बात सुनेगा तो सही होते हुए भी चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, तो लोग उसे लड़ाकू ही कहेंगे। जो बातें सुशीला जी बोलती वही बातें उसके बेटे राघव बोलते, वही बात कविता भी बोलती। बेचारी नीलम चाह कर भी खुद को शांत नहीं रख पाती। किस किस का मुंह बंद करे, और मुंह तो नहीं बंद कर सकी और किसी का, लेकिन समाज में बदनाम जरूर हो गई वो। उसकी बहू अच्छी नहीं है। जैसे तैसे ठंडी के दिन निकले, गर्मी आई और नीलम ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज वो अपने पति के साथ पास जा रही थी, अपनी उस दुनिया में जा रही थी जहाँ पे उसे समझने वाले लोग थे, जहाँ पे उसकी कदर करने वाले लोग थे। चाहे वो भले ही पराये थे, लेकिन अपनों से भी बढ़कर थे, जो हमेशा नीलम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे। नीलम के पड़ोसी, जिसके साथ वो ज्यादातर उठती बैठती रहती थी, कलेश और तनाव भरे माहौल से बाहर वहाँ पे वो रहती थी अपने पति के साथ। आकर नीलम ने थोड़ी सी राहत की सांस ली।
लेकिन यह राहत भी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1 महीने बाद ही अचानक ही नीलम की सास सुशीला जी की तबीयत खराब हो जाती है और कविता भी अपने ससुराल जा चुकी थी। सुशीला जी का खाना पीना भी अब मुश्किल हो गया था। वो इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ गई कि खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले पाती। राघव के पापा घर से बाहर रहते और वैसे भी घर का काम मर्दों से संभाला नहीं जा सकता। घर का काम तो औरतें ही करती है, खास करके किचन का। और सुशीला जी की पड़ोसियों से भी बस काम जितना ही मतलब रखती थी। उसका मानना था कि ज्यादा घुलने मिलने से कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता और इसी कारण है, इसलिए काम जितना ही हो अपने पड़ोसी से मतलब रखो। इसी सोच के चलते पड़ोसी भी हाल चाल पूछकर बस चले जाते। माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते राघव ने कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी नीलम को वापस सुशीला जी के पास गांव भेज दिया। सुशीला जी का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। जैसे ही नीलम वापस गांव आई, 10 दिनों के अंदर नहीं, अचानक से राघव की तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन, बुखार से उसकी हालत बुरी हो गई थी। दिन भर में करीब 10 से 15 उल्टियाँ, लूज मोशन तो हो ही जाते। राघव बुरी तरह से पस्त हो गया था। हाथ पांव इतने कांपने लगे, खड़े होने की भी ताकत नहीं रह गई। वॉशरूम तक जाते जाते शरीर जवाब दे जाता। ऐसे में किसी के सहारे की सख्त जरूरत होती है, लेकिन नीलम तो इस समय यहाँ नहीं थी। अब आखिर राघव को कोई संभाले तो कैसे। जैसे ही यह बात नीलम को पता चली, वह घबरा गई। उसने तुरंत वहाँ के रहने वाले पड़ोसियों को फोन कर दिया और उन्हें बताया कि मैं इस समय गांव आई हुई हूँ और राघव की तबीयत खराब है, तो आप लोग देख ले। बस नीलम का इतना कहना कि राघव को किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई। जितने भी पड़ोसी थे सारे हमेशा राघव के लिए तैयार खड़े रहते। कोई दवाई लेकर आया तो किसी ने खिचड़ी बनाई, कोई दलिया बनाया तो कोई और लगातार राघव के साथ बना रहा ताकि राघव को अकेलापन या फिर बोरियत महसूस ना हो या किसी चीज की जरूरत महसूस ना हो। नीलम भी फोन पे लगातार पड़ोसियों से राघव का हालचाल लेती रही, क्योंकि राघव फोन पे बातें करने की भी स्थिति में नहीं थे। उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी। नीलम ने जब यह बात सुशीला जी को बताई तो सुशीला जी घबरा गई और तुरंत ही राघव को फोन करके नीलम का टिकट करने के लिए बोला। और बेटा, जल्दी से जल्दी नीलम का टिकट करवा दो। तुम अकेले हो यहाँ पे, परेशान हो गए हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा बताओ। ऐसे में तो किसी न किसी की जरूरत होती है साथ में रहने की, और तुम अकेले हो, वह भी पड़ोस में। देश में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, सुशीला जी अपने बेटे से कहती है। लगभग रोते हुए बोली। माँ की बातें सुन राघव बोला, नहीं माँ, ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पे भी लोग मेरी देखभाल के लिए है, तुम चिंता ना करो। लेकिन सुशीला जी कहाँ मानने वाली थी। बेटे की फिक्र कुछ ज्यादा ही हो रही थी। उन्हें पता था कि राघव उनका टिकट नहीं करवाएगा, इसलिए वो खुद ही किसी को बोलकर नीलम के साथ अपना भी टिकट करा ली अपने के बेटे के पास जाने के लिए। अपने बेटे को जो देखना था उन्हें। 1 हफ्ते बाद नीलम वापस से अपने पति के पास आ जाती है और पहुंच गई, और साथ ही साथ सुशीला जी भी गई थी राघव को देखने। सुशीला जी रोने लगी, छोटे बच्चे की तरह सहलाते हुए कहने लगी, कितना दुबला गया है मेरा बेटा, कितना पतला हो गया है, इतनी कमजोरी आ गई है। बताओ, कितने दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। मैं देख लेती ना वहाँ पे, मैं कर लेती अपना। इस समय तुम्हें किसी भी की जरूरत थी और तुम अकेले थे, मेरे लिए भेज दिया था। इतनी मेरी चिंता हो रही थी तुम्हें। बताओ, अपना भी ख्याल करो। मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या। अरे माँ, इतना भी घबराने वाली बात नहीं है। और तुम बीमार थी, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, तुम अकेली हो गई थी।
तुम्हें कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं था और पड़ोसी भी हालचाल पूछकर चले जाते थे। लेकिन मैं बीमार था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अकेला कब था, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि मैं बीमार हूँ तो सब लोग आ गए। मेरी तबीयत खराब है और एक के बाद एक कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ ही बना रहता। कोई खिचड़ी लाता तो कोई दलिया, यहाँ तक कि दवाई तक आ जाती टाइम टाइम पे। और मुझे दवाई खाना फल सब कुछ मिल रहा था। नीलम के ना होने के बावजूद भी सब लोगों ने मेरा बहुत ही ध्यान रखा। हाँ बेटा, तुम्हारे पड़ोसी सही है। भगवान ऐसी पड़ोसी सबको दे। बताओ, आज के जमाने में कौन इतना किसी के लिए करता है जितना तुम्हारे पड़ोसियों ने किया। सच में बड़े ही भले लोग हैं तुम्हारे आसपास। अरे आंटी जी, कैसे भले लोग? हमारी भलाई भी तो तभी दिखती है ना जब सामने वाला का व्यवहार दिखता है। नीलम ने भी हमारा साथ ऐसे ही दिया है। वह भी हमारे दुख और सुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो लगभग भागते हुए आती। बीमार में अपने घर से खाना बनाकर खिलाती और कम पड़ने पे हमेशा खड़ी रहती। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। सब कुछ नीलम की वजह से है। नहीं तो आजकल के तो अपने अपने में कहीं पूछते हैं, फिर हम तो अनजान है। कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से आया है। हमारा व्यवहार भी है जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखा है, जिससे हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और सच में नीलम बहुत ही अच्छी है। आप बहुत ही लकी हो आंटी, जो आपको नीलम जैसी बहू मिली है। धीरे धीरे करके सारे ही पड़ोसी आ गए। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि नीलम गांव से आई है, सब उससे मिलने आ गए। नीलम की यहाँ पे इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देख सुशीला जी छेप जाती है। जितने भी पड़ोसी आते गए सब नीलम की तारीफ ही करते गए। और बाद में पता चला कि नीलम के एक फोन करने मात्र से ही सारे लोग राघव के साथ खड़े हो गए थे। उसे किसी भी चीज की कोई कभी महसूस नहीं होने दी। इस घटना के बाद राघव को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, माँ, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो हमें भी पड़ोसियों से बनाकर रखना ही चाहिए। जैसी आज मेरी हालत हो गई थी, भगवान न करे अगर ऐसी हालत आप और पापा की किसी की हो जाए तो वहाँ पे कौन होगा आप लोगों के लिए? मेरा यहाँ से तो पहुँचने में या फिर नीलम के जाने में तो टाइम लग जाएगा। तब तक क्या करोगे आप लोग अकेले? माँ, एक चीज तो समझ में आती है कि व्यवहार बनाने से ही बनता है। और आज यह नीलम का व्यवहार ही है जो उसके ना रहने के बावजूद भी मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मेरे साथ इतने लोग खड़े थे, आज तो अपनी आंखें देख रही हो ना, यह लोग ऐसे नहीं है, मेरे साथ खड़े हैं। उनके साथ नीलम भी बराबर ऐसे ही दुख सुख में खड़ी रहती है। उनकी जरूरत पर उनके साथ रहती है। क्या यही सब कुछ घर पे नहीं हो सकता? वहाँ पे पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं बन सकता? अरे बेटा, तुम कह रहे हो ना, कहने में करने में बहुत ही अंतर है। और नसीब अच्छा है कि तुम्हें ऐसी पड़ोसी मिल गए। सबको थोड़ी मिलते हैं माँ, पड़ोसी मिलते नहीं है, पड़ोसी बनाए जाते हैं। जब आप किसी के घर नहीं जाओगी, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखोगी, किसी का दुख सुख पर 5 से 10 मिनट खड़े होकर चले जाओ तो यह तो बस एक दिखावा है। मैं नहीं कहत कि सबसे बनाकर रखो, लेकिन एक दो परिवार से तो ऐसा बनाकर अपने साथ रखो जो कि किसी भी तकलीफ में तुम्हारे साथ उठ बैठ सके। माँ, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगर सबसे कटी कटी रहोगे तो कितना रहोगे? बहू से बनती नहीं, पड़ोसियों से मतलब ज्यादा नहीं रखोगे। मैं यहाँ पे रहता हूँ और सुबह शाम थोड़ा बहुत बातें कर सकता हूँ फोन पे। बेटी भी अपने ससुराल में बिजी रहती है, बहुत करेगी, दिन में एक बार फोन कर लेगी। माँ, दिन और रात बहुत बड़े होते हैं। कोई हमें अपने आसपास ऐसा होना
चाहिए होता है जिससे हम अपना दुख सुख बांट सके। राघव की बातें सुशीला जी को समझ में तो आ रही थी, लेकिन फिर भी नीलम के सामने उन्हें अपनी बेइज्जती ना हो करानी पड़े, इसलिए वो राघव की बात को लगातार ना करती गई। अरे बेटा, तुम रहने दो, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी कट चुकी है। बहुत जिंदगी देखी है मैंने, मुझसे ज्यादा नहीं देखा होगा तुमने। और वैसे भी किसी के पास उठने बैठने के लिए टाइम चाहिए, या घर में खुद ही इतना काम है, टाइम किसके पास है? माँ, यह तो बहाना है। ऐसा कौन सा काम तुम्हारे घर में ज्यादा है जो औरों के घर में नहीं है? माँ, सबके घर में काम होता है, और वही काम होता है जो आपके घर में होता है। किसी के घर से ज्यादा काम आपके घर में नहीं है। बेटे राघव की बात सुन सुशीला जी चुप हो गई। अब वो बेटे से क्या ही बहस करे, आखिर राघव कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। सुशीला जी वाकई में किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, और एक बस उसकी बेटी थी जिससे वो सारी बातें करती, और सुबह शाम राघव से बस इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाती थी। और नीलम आगे बढ़ती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता, इसलिए वह राघव की बातें सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माँ बेटे की बहस को वहीं पे छोड़ नीलम किचन में चली गई। आज उसके चेहरे पे खुशी थी, इसी बात की, चाहे लाख उसकी सास उसे ना समझे, कम से कम उसका पति तो है जो उसे समझा। बस यही तो चाहिए था नीलम को। इस बात की नीलम की खुशी थी, जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी निकालनी है वह उसे समझ रहा है, तो फिर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज पहली बार नीलम को राघव ने सही कहा था, वह भी अपनी माँ के सामने। नीलम के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है धीरे धीरे उसकी अच्छाई सुशीला जी को समझ में आ जाए, और ना भी समझे तो क्या हुआ, पति तो समझ रहा है ना उसकी बात। इस बात की उसे अच्छी थी कि कम से कम पति तो उसे समझ रहा है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।